हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, हम लोग आज स्टडी करेंगे पीटी 365 की सेकंड सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को आज कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पीटी 365 पॉलिटी को कवर कर लिया, जो कि 4 लेक्चर में कवर किया था। और मैं आपको बताते चलूं कि ये जो इकोनॉमिक्स की हम सीरीज कवर करेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा अप्रैल 2023 से लेकर अब दिसंबर 2023 तक का पूरा कंटेंट, जो पूरी तरीके से ओरिएंटेड होगा यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है आपका 26 मई को, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज है। और इसी तरीके से पॉलिटी को भी मैंने कवर कर दिया है। हालांकि क्लास में हम थोड़ा डिले हैं, क्योंकि पहले मैं मंथली मैगजीन को रेगुलर आपको प्रोवाइड करता था। इधर बीच जो है कि मैंने अभी कल एक वीडियो अपडेट की थी, 3-4 दिन से मैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा था, मेंस ओरिएंटेड, जो कि प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड पैकेज है, जो मैंने कल लॉन्च भी किया। कल मैंने उसके बारे में इंट्रो भी दिया, आप वीडियो को देख भी सकते हो, कल मैंने पोस्ट की थी। और इस वजह से थोड़ा व्यस्त था, और पॉलिटी के भी लेक्चर जो हमारे 4 लेक्चर में कंप्लीट किए थे, थोड़ा डिले था। लेकिन अब ये रेगुलर जो है कि क्लासेस चलती रहेंगी। और इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 4-5 टॉपिक हैं। फिर फिस्कल पॉलिसी से भी रिलेटेड हम लोग 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। और मैंने आज ही पोस्ट कर दी थी टेलीग्राम पे कि शाम में 7 बजे तक इसकी क्लास आ जाएगी। हालांकि थोड़ी सी डिले है, लेकिन अब ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी और जल्दी कवर होगी। तो इकोनॉमिक्स को भी हम लोग 4 से 5 लेक्चर में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और इसी के साथ जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास चली थी, वो भी अब शुरू की जाएगी। तो सारी क्लासेस अब रूटीन पे आ जाएंगी, क्योंकि नोट्स में मैं थोड़ा बिजी था। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहां पर मैं इस तरीके की पीडीएफ अंडरलाइन, हाईलाइटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ पोस्ट कर देता हूं। जैसे कल मैंने पॉलिटी की पोस्ट की थी, जब पीटी 365 उसकी कंप्लीट हो गई, तो जब इकोनॉमिक्स की भी 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, तो एक ही साथ पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में और चीजों को समझने में, इंटरलिंक करने में आसानी रहेगी। तो ये हेल्पफुल रहती है। तो क्या करना है आपको, चैनल को बस फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पे कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, इसका अनुमान लगाने की बात हो रही है। क्योंकि जीडीपी का जो आंकड़ा होता है, वो सांख्यिकी कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, जिसको मॉस्पी कहते हैं हम लोग इन शॉर्ट, इसके द्वारा हर 3 महीने पे जीडीपी के आंकड़ों को जारी किया जाता है। तो आप देखोगे कई बार आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो, तो वहां पे हर 3 से 4 महीने में आपको कोई ना कोई एक जीडीपी का आंकड़ा देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 3 महीने पे जारी किया जाता है कि भारत के जीडीपी का क्या स्टेटस है और स्टेट की जीडीपी का क्या स्टेटस चल रहा है वर्तमान। यहाँ पर जीडीपी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू स्तर पे जो है कि हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब उस प्रोडक्शन में आपको केवल उत्पाद ही नहीं काउंट करने होते, मतलब वस्तु ही नहीं, वस्तु और सेवा दोनों को ही यहाँ पे प्रोडक्शन माना जाता है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से जून अवधि के दौरान भारत की जो है रियल जीडीपी का आंकड़ा 7.8% बताया गया है। अब यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो अभी मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। हालांकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो मैंने कल मेंस ओरिएंटेड नोट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है आप सभी को, उसमें इकोनॉमिक्स के नोट्स जो है वो पूरी तरीके से आपके यूपीएससी के ये जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ना, वो सारी चीज उसमें कवर की गई है। हालांकि संडे तक इकोनॉमिक्स की भी पीडीएफ अपडेट आ जाएगी, और जो बचे हुए मेंस के सब्जेक्ट हैं, तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स की जब मैं क्लास शुरू करूंगा, तो ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसको हैंड रिटन में लिख रखा है कॉन्सेप्ट के तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे कि 2023-24 और अभी क्या चल रहा है, मार्च 2024 चल रहा है, यानी कि पिछले साल का 23-24 में जो अप्रैल से जून जो 3 महीने की आवधिक है, उसमें बताया गया कि रियल जीडीपी हमारी 7.8% थी। अब यहां पे बात करेंगे कि भारत में जीडीपी के कैलकुलेशन कैसे होती है। तो 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है आपका रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, एक हो गया। दूसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम लोग अवस्थिति कारक कहते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बेस पे कैसे जो है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि भारत की जीडीपी 7% है या 8% या 10% या 9% है। जैसे यूपी की जीडीपी इस वक्त 18-19% से अधिक चल रही है। तो ये जो जीडीपी का मसला है, ये क्या कहता है। तो पहली चीज, रियल और नॉमिनल जीडीपी मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह पे जारी किए जाते हैं। और ध्यान देना कि जो इसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो किया जाता है ना प्रोडक्शन में, उसी को कैलकुलेट किया जाता है। जिसके लिए रियल जीडीपी की बात करें तो इसके लिए आधार वर्ष 11-12 होता है। नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो इसको चालू कीमतों पर, अब चालू कीमतों का जो आंकड़ा जारी किया गया 2023-24 का है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 2023-24 में कितनी है, और रियल जीडीपी आपकी 11-12 बेस ईयर होता है। अब दोनों में एक आपको बेसिक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा, और कौन सी जीडीपी आपके लिए बेस्ट होती है वो आपको मैं समझाना चाहूंगा। ध्यान देना कि ये जो रियल जीडीपी होती है, ये आपका 2011-12 से संबंधित होता है, जो बेसिक आंकड़ों से होता है, यानी ये इसका आधार वर्ष है। अर्थात 2023-24 में जो कैलकुलेशन हो रही है, वो ये देखा जा रहा है कि 2011-12 से लेकर 2023-24 में कितनी जीडीपी में वृद्धि हुई।
और रियल जीडीपी की वृद्धि तभी होती है जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। ध्यान देना, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, उत्पादन अधिक हो रहा होता है, और उत्पादन अधिक होने का मतलब है कि उसमें श्रम की आवश्यकता ज्यादा होगी। श्रम की आवश्यकता होने का मतलब है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ना होकर प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकता है। रोजगार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि केवल सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब सरकारी भी हो सकती है, अर्ध सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है। लेकिन रोजगार जब बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जहां पे 4 आदमी काम कर रहे थे, 10 वस्तुएं बना रहे थे, अब बनानी है 25 वस्तुएं, 30 वस्तुएं बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं 4 आदमी की जगह 10 आदमी काम कर रहे हैं। इट मींस कि रोजगार बढ़ गया। तो इस नजरिए से आप देखोगे कि रियल जीडीपी इज द बेस्ट जीडीपी मानी जाती है, जो कि 2011-12 से 23-24 के बीच में कितना प्रोडक्शन बढ़ा। अगर प्रोडक्शन अधिक बढ़ रहा है तो इट मींस कि रोजगार भी अधिक बढ़ रहा है, और रोजगार देना ही सबसे बड़ी जरूरत होती है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें, जो दूसरा होता है, ध्यान से समझना। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब मैं मेंस ओरिएंटेड जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी क्लासेस दूंगा, वो सारी चीजें वहां पे मैं कवर करूंगा। नॉमिनल जीडीपी आपकी 2023-24 या जो भी वर्ष का आप निकालोगे उस करंट ईयर का होता है। इसमें सामान्यतः क्या होता है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई को इंक्लूड कर दिया जाता है। अब महंगाई की मैं अगर बात करूं कि कोई समोसा या कोई वस्तु मान लेते हैं कि 20 रुपए का मिल रहा था पिछले साल, इस साल वो मिल रहा है 30 रुपए का, तो मुझे ये बताओ कि उस वस्तु के प्रोडक्शन करने में कोई श्रम बढ़ा क्या? मैं कहूंगा नहीं, कोई रोजगार नहीं बढ़ा, बस उसकी जो है कि डिमांड अधिक हो गई, पब्लिक की संख्या ज्यादा हो रही है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो जो चीज पिछली साल 20 रुपए मिलती थी आज वो हमें 30 रुपए में मिलने लगी। इट मींस कि कितने रुपए की वृद्धि हुई? 10 रुपए की वृद्धि हुई, यानी महंगाई बढ़ गई। और महंगाई बढ़ने से हम कह रहे हैं कि भाई हमारी नॉमिनल जीडीपी बेहतर चल रही है, 7.8, 9, 10, 10% चल रही है जीडीपी, यानी हमारे यहाँ महंगाई की जीडीपी को काउंट किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें रोजगार तो नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा, केवल कीमत ही तो बढ़ रही है। और कीमत क्यों बढ़ रही है? इकोनॉमिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब वस्तु एक हो और खरीदार 50 हो तो नो डाउट उसे वही व्यक्ति खरीदेगा जो अधिक पैसा देगा। इट मींस कि उसकी कीमत बढ़ गई। इसका सीधा एग्जांपल आप नीलामी देख सकते हो। जब किसी भी वस्तु की या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी की जाती है, तो वहां पे वस्तु एक है लेकिन उसको खरीदने वाले 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो जो सबसे महंगी बोली लगाएगा उसे वो मिल जाएगी। इट मींस कि महंगाई बढ़ रही है। तो नॉमिनल जीडीपी जो वर्तमान में सरकार हमें अक्सर आंकड़े दिखाती है या फिर अपने स्पीच या भाषण में कहती है कि हमारे भारत की जीडीपी इतनी अच्छी चल रही है, भारत की जीडीपी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो इट मींस कि वो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा बता रहे हैं। और नॉमिनल जीडीपी हमेशा महंगाई पे आधारित होती है, कभी भी रियल जीडीपी पे नहीं होती। रियल जीडीपी में प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब रोजगार भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे और इसके लिए जो बेस ईयर होता है रियल जीडीपी के लिए वो होता है 11-12, और नॉमिनल के लिए करंट ईयर होता है, जैसे 2023-24 की बात कर रहे हैं। दूसरा एक मात्रक होता है जो गणना करने का, वो होता है जीडीपी अब डिफ्लेटर, जिसको अवस्फीति कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100, यानी ये अनुपातिक संबंध दिखाता है कि रियल जीडीपी के आधार पे नॉमिनल जीडीपी कितनी अधिक हो गई, कितने प्रतिशत अधिक हो गई, क्योंकि जो हमारा बेस ईयर है वो हमेशा नीचे होता है। अब रियल जीडीपी के आधार पे मैं कहूं कि कोई वस्तु 5 रुपए की मिलती थी और नॉमिनल जीडीपी में वो वस्तु 25 रुपए की मिल रही है, तो क्या इसकी कीमत में वृद्धि हुई है या इसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है? तो सिंपल सी बात है, इसके कीमत में वृद्धि हुई है, 5 रुपए से ये बढ़ के 25 रुपए हो गई, जिसकी वजह से अब इसकी कीमत बढ़ गई है। तो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई है। तो ये चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पर देखना है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय सरकार क्या दिखाती है हमें? सरकार हमें दिखाती है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। यानी नॉमिनल जीडीपी कितनी बढ़ गई? क्योंकि कीमत बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, जीडीपी की गणना के लिए कुछ दृष्टिकोण भी अपनाए जाते हैं, जैसे 3 लेवल पे होते हैं: उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर वैल्यू। यानी अगर आप किसी वस्तु में आप कोई ना कोई ग्रॉस वैल्यू एडिशन कर रहे हो, यानी कि प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन अगर किया जा रहा है, तो ये भी एक जीडीपी की काउंटिंग मेथड होती है। हालांकि ये भी मैं नोट्स में डिटेल से बताऊंगा आपको, और वहां पे चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा होता है इनकम मेथड, यानी उत्पादन के जो सभी कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? अर्थव्यवस्था की भाषा में 4 कारक होते हैं, जिसमें आपका भूमि, श्रम, ब्याज यानी पूंजी, और चौथा कौन सा होता है आपका? एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग उद्यमिता कह सकते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर होते हैं, इनकी जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में काउंट होती है, तो हम कहते हैं जीडीपी हमारी बढ़ रही है। दूसरा है व्यय विधि, यानी कि जो घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों पर किए गए जो व्यय होते हैं, इसको हम लोग जो है कि व्यय मेथड के भी माध्यम से देख सकते हैं।
तो कहने का मतलब हो गया कि आप तीनों मेथड से आप जीडीपी की गणना कर सकते हो। हालांकि आदर्श स्थिति ये होती है कि जब तीनों मेथड को यूज किया था तो थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं इन शॉर्ट कि रियल जीडीपी इज द गुड। रियल जीडीपी इसलिए गुड होती है क्योंकि इसमें महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि रोजगार बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। और किसी भी देश और समाज के लिए महंगाई से ज्यादा बेहतर होता है कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां अधिक से अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए। क्लियर। लेकिन नॉमिनल जीडीपी इज बैड, मैं इसलिए बैड मानता हूं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन तो बढ़ रहा होगा या प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं। तो महंगाई किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी इज द बैड और रियल जीडीपी इज गुड हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर हम बात करें 2014-15 में कुछ सिफारिश की गई थी जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड को चेंज करने में। तो 2015 में जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसके द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की एक नई श्रृंखला चेंज की गई, जिसमें जीडीपी की अब गणना आधार वर्ष 2004-5 की जगह 11-12 के आधार पर की जाती है। और 11-12 का जो आधार होता है हमारा रियल जीडीपी होता है। क्लियर है यहाँ पे। और अगर मैं आप आगे बात करूं कि विकास को मापने के लिए जीडीपी को अच्छा संकेत क्यों नहीं माना जाता है? भाई अगर आपका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम जीडीपी को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इसमें जो आर्थिक अपराध हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, असमानता हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जीडीपी आपकी मात्रात्मक वैल्यू बताती है, गुणात्मक व्यवहार नहीं बताती है। और अगर मैं बात करूं, मात्रात्मक का मतलब हो गया कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, कितना आपने पैसा कमाया। लेकिन जो गुणात्मक होता है यानी कि व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितनी असमानता दूर हुई, प्रदूषण कितना कम हुआ, या संसाधनों में जो है कि कितनी वृद्धि हुई, ये सब व्यवहारिक होते हैं और ये गुणात्मक वैल्यूज होती है, क्वालिटेटिव वैल्यूज होती है, जो कि जीडीपी के द्वारा काउंट नहीं की जा सकती। इसलिए जो है कि जीडीपी विकास को मापने के लिए कोई अच्छा संकेतक नहीं होता है। क्योंकि आपने दो वर्ड सुने, अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेथड, यानी कि ये गुणात्मक चीजों को बताता है। जिस समाज में लोगों का जीवन स्तर भी गुणवत्तापूर्ण हो, अच्छा जीवन स्तर हो, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। और जिस समाज में केवल मनी पे बात की जा रही हो, यानी कि पैसे पे बात की जा रही हो, आंकड़ों पे बात की जा रही हो, डाटा पे बात की जा रही हो, वो होता है आपका ग्रोथ, जो कि एक नैरो माइंडेड होता है, जो कि आपका क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, केवल आप मात्रा बता पा रहे हो। कहने का मतलब हो गया कि आप 20 रोटी खा रहे हो, 20 रोटी खा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस रोटी में जो है कि मात्रा कैसी है, अच्छी है कि खराब है, कुछ भी है, ये चीज की आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप अगर 2 ही रोटी खा रहे हो लेकिन अच्छी क्वालिटी खा रहे हो गेहूं के, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। दूसरा क्या होता है, शांति, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक जुड़ाव, इन सभी प्रमुख कारकों की भी जीडीपी में गणना नहीं की जा सकती है। और इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं, प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा भी शामिल नहीं होता, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये सभी चीजें जीडीपी में शामिल नहीं होती है। इसलिए हम एक अलग से इंडेक्स जारी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जीवन स्तर की बात करते हैं। तो ये एचडीआई एक अलग से जारी किया था। तो ये होता है जीडीपी के बारे में जो आपने चीजों को यहाँ पे समझा। तो उम्मीद करता हूं पहला टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, डिफ्लेटर क्या होते हैं, ये चीजों को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसी को बेस बना के यूपीएससी प्रश्न पूछती है। और ये सारे नोट्स मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो आप देख लेना, पोस्ट मैंने कर दी है। मंडे से उसकी रेगुलर क्लासेस भी चलेंगी और पीडीएफ भी आप ले सकोगे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ठीक। चलिए टॉपिक सेकंड आता है हमारा, क्या है भाई दूसरा टॉपिक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। यहाँ पे गरीबी सूचकांक की बात हो रही है, निर्धनता सूचकांक के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में 2005-6 के से लेकर भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। यानी उसने बताया कि पिछले 15 साल में जो है कि हमने गरीबी में क्या क्या अपडेट्स ली, हम गरीबी से कहां तक बाहर निकले, कौन से राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कैसी स्थिति है, इन सभी के बारे में नीति आयोग ने इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की और राष्ट्रीय एमपीआई का प्रयोग भी किया इसके अंतर्गत आकलन करने के लिए। एमपीआई मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नेशनल लेवल पर किया था। अब यहाँ पे जो डिस्कशन पेपर आया उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी सामने निकल कर आए। उन इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला आता है कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में भारी गिरावट देखने को मिली है, और ये अच्छी बात मानी जाती है। इट मींस कि भारत में मल्टी डायमेंशनल स्तर पे जो गिरावट हो रही है गरीबी की, यानी बहुत सारे लोग अब गरीबी के दर्जे से बाहर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन सी योजनाएं पहल हो रही हैं, वो सब बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा,
केवल हवा में बात नहीं करनी होती है, ठीक है। मैं हवा में नहीं बात करूंगा, मैं अभी सारी फैक्ट दिखाऊंगा। 2013-14 के 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गया। पहला ही स्टेटमेंट यूपीएससी पूछेगी कि अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा डिस्कशन पेपर जारी किया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर, उसमें कुछ आंकड़ों से संबंधित बातें की गई थी। तो पूछेगा 2013-14 में 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गई। बिल्कुल सही बात है। यानी कहा जा रहा है कि पिछले 9 साल में लगभग 24.82 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर आ चुके हैं, अब इस गरीबी से जो है कि मुक्त हो चुके हैं। गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है और साथ में गरीबी के सकल अनुपात में भी गिरावट का स्तर देखने को मिला है। गिरावट में क्या स्तर देखने को मिला है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 से लेके 19 से 21 के बीच में अगर आप देखोगे तो सबसे तेज गति से जो है कि गिरावट देखने को मिली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 से लेकर 19 से 21 के बीच में देखोगे तो सबसे अधिक गिरावट देखने को मिलती है। और सबसे अधिक जो गरीबी जो घटी है वो कहां पर घटी है, ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ग्रामीण स्तर या शहरी स्तर पे, तो आप देखोगे ग्रामीण स्तर पे सबसे अधिक गरीबी जो है कि बाहर हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण स्तर पे सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया, योजनाओं के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, बहुत सारे मीडियम से, जिससे गांवों के जो गरीब आदमी थे, जो बहुआयामी गरीबी क्षेत्र में थे, उनकी गरीबी दूर हुई है ग्रामीण क्षेत्र में। और उसमें भी अगर हम पूरे राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में लगभग 35 करोड़ जो है कि लोग मतलब 35 करोड़ नहीं, 35% के आसपास सबसे अधिक गरीबी से लोग बाहर आए हैं। फिर दूसरे नंबर पे बिहार, फिर मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। तो गरीबी सबसे अधिक कहां पे कम हुई? यूपी में कम होने को देखने को मिली। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट है उसका 1.2 जो कि 2030 से काफी पहले ही हासिल किया जा सकता है, जो जीरो गरीबी के बारे में बात करता हूं, गरीबी को शून्य करने पे, तो ये बहुआयामी गरीबी को कम करने के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो पहली बार राष्ट्रीय एमपीआई के जो आंकड़े थे वो 2021 में जारी किए गए, पहली बार जारी किए गए। और इसके लिए नीति आयोग जो है कि एमपीआई हेतु एक जो है कि नोडल एजेंसी के रूप में बनी। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो कैलकुलेटिव फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना करने के लिए हम एल्किरे फोस्टर यानी एएफ पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस एएफ पद्धति का मतलब क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के अभाव या वंचन स्कोर को देखा जाता है कि डेप्रिवेशन स्कोर कितना है, कि अगर वो भारत के राष्ट्रीय एमपीआई निर्धनता कट ऑफ 33.33% के बराबर है या उससे अधिक है तो उसको एमपीआई निर्धन माना जाएगा। इट मींस कि अगर किसी व्यक्ति का 33.33% से कम आंकड़ा आ रहा है तो वो व्यक्ति जो है कि गरीब नहीं कहलाएगा, यानी बहुआयामी वो गरीब नहीं कहलाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो अभी सरकार ने आंकड़े जारी किए, नीति आयोग ने ये कहा कि लगभग 24 करोड़ लोग जो है कि बहुआयामी से गरीबी से बाहर आ गए, तो इसका मतलब उनका जो एमपीआई स्कोर है वो कितना है, 33.33% से कम है। तो जो उनका अभाव या वंचन का स्कोर है वो 33.33% से कम। अब यहां पर बात आती है कि हेड काउंट रेशियो, कितने व्यक्ति निर्धन है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे भारत में कितने व्यक्ति निर्धन है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो टोटल जनसंख्या के आधार पे, यानी एमपीआई को अगर आपको निकालना है तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है, और जितनी हमारी कुल जनसंख्या है उसकी डिवाइड करना होता है, यानी कि कुल जनसंख्या से डिवाइड करना होता है गरीब जनसंख्या को। तो इस तरीके से आपका निकलता है। और अगर इसमें गिरावट हो रही है तो ये सकारात्मक माना जाता है, यानी हेड काउंट रेशियो में लगातार अगर गिरावट हो रही है। और यही चीज तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि कितनी गिरावट देखने को मिली आपको। आप यहां पे देखोगे हेड काउंट रेशियो में कि 29.17% से घटकर 11.28% हो गया। इसका मतलब है कि बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर हो रहे हैं। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये कैसे प्रूफ होगा, तो प्रूफ भी करूंगा। यहां पे देखोगे हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की जो व्यापकता तीव्रता होती है इसका आपस में गुणा करोगे तो एमपीआई का मान निकलकर आ जाएगा, यानी H इंटू ए। एच मतलब हेड काउंट रेशियो और निर्धनता यानी व्यापकता जो तीव्रता होती है वो ए, और निर्धनता के दायरे में शामिल लोग या उनके अभाव वंचन स्तर को दर्शाता है। तो ये जितनी भी वैल्यू आती है 33% से अगर कम आ रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अब गरीबी से बाहर निकल रहा है। लेकिन इसमें कौन कौन से संकेतक प्रयोग होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 3 संकेतों का प्रयोग किया जाता है गरीबी का आकलन करने के लिए। पहला हेल्थ के आधार पर देखा जाता है कि किसी भी परिवार के व्यक्ति की हेल्थ कैसे हैं। दूसरा एजुकेशन की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे जीवन स्तर। इन तीनों के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वेटेज होते हैं, भारांश होते हैं अलग अलग। अगर देखा जाए तो 1/3 1/3 1/3 इट मींस कि लगभग 100% के आसपास पहुंचे। तो इसको भी आगे जो है कि सब डिवीजन किया जाता है, अलग अलग पॉइंट में बांटा जाता है।
तो स्वास्थ्य के स्तर पे हम किसी परिवार को वंचित कब मानेंगे? वंचित का मतलब हो गया कि हम किसी परिवार को जो है कि गरीब कब मानेंगे? अगर उसके किसी भी एक सदस्य को कुपोषण होता है, यानी अगर कोई एक सदस्य कुपोषित है तो भी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? परिवार वंचित माना जाएगा स्वास्थ्य के स्तर पे। या फिर 0 से लेके 59 माह का मतलब होता है कि 12 महीने का 1 साल होता है। इसका मतलब आप देखोगे लगभग 5 साल से कम बच्चा भी, 5 साल से कम का अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे पोषण की कमी है, उस परिवार में पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है कि वहां पे बच्चा क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य की गिरावट है और वो वंचित माना जाए। दूसरा उसी में कहा जा रहा है कि बाल एवं किशोर मृत्यु दर, यानी कि अगर 18 साल से कम किसी बच्चे या किशोर की अगर मृत्यु हो गई है 5 साल की पहले की अवधि में, तो यानी तब भी वो व्यक्ति क्यों मरा? क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से मर गया, यानी पोषण नहीं मिल पाया उसे। या फिर मातृ का भी स्वास्थ्य, यानी कि माता की भी हेल्थ कैसी है प्रसव के समय या प्रसव के बाद की स्थिति। क्लियर है? अब यहाँ पर तो कुछ योजनाएं जो थी जो इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने इंडिकेट नहीं किया, लेकिन शिक्षा में मैं कहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, जैसे कहता है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य अगर 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है, या स्कूल जाने योग्य बच्चा तो है लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाया, तो भी वो व्यक्ति क्या होगा? वंचन में आएगा। लेकिन अब हम कैसे कहें कि सरकार ने इस वंचना को दूर किया? तो भाई राइट टू एजुकेशन आर्टिकल मतलब 2009 के तहत राइट टू एजुकेशन को शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रहेगी, जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, यानी 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक, और इसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया आर्टिकल नंबर 21A के तहत। तो सरकारों ने जो है कि बहुत सारे प्रयास किए प्राथमिक स्तर के आधार पे, ताकि शिक्षा के माध्यम से हम उन बच्चों को और उन परिवारों को शिक्षा दे सकें। यानी सरकार यहाँ पे काम कर रही थी, इसीलिए लोगों तक शिक्षा पहुंची, तो यानी उनकी गरीबी दूर हो रही थी। दूसरा, जीवन स्तर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब 6-7 फैक्टर होते हैं। तो हर एक फैक्टर में अगर आप देखोगे कि परिवार अगर गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी या चारकोल या कोयले से अगर भोजन पका रहा है तो यानी वो व्यक्ति गरीब है, लेकिन उसे गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये समाधान निकालना पड़ेगा। तो इसका समाधान निकाला गया उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 2016 में बलिया में की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसमें प्रत्येक परिवार को 1 सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त दिया गया था शुरू में। तो सिलेंडर कनेक्शन जो है अभी भी आप सुनते हो। फिर दूसरी जो है कि 2.0 भी शुरू की गई थी महोबा में। फिर एक तीसरी जिसमें 9 करोड़ का टारगेट रखा गया था और लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर गैस कनेक्शन दिए गए। तो इसके माध्यम से अब ये लोग जो है कि गरीबी से कैसे बाहर निकलेंगे? अब इसकी जगह गैस पे कनेक्शन करके गैस पे खाना पका रहे हैं। दूसरा, अगर परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं है तो इसके लिए सरकार के द्वारा जो है कि ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें शौचालय होने चाहिए हर घरों में, और ओडीएफ प्लस जो है कि कैटेगरी दी जाएगी प्रत्येक गांव को। तो यानी ओपन डिफिशियंसी जो होता है ओडीएफ की कैटेगरी दी गई, यानी सरकार ने इस पे भी काम किया, तो यहां से भी लोग जो है कि सुधार हुआ। वहीं परिवार के पास पेयजल की एक बेहतर अगर सुविधा नहीं है, कम से कम 30 मिनट की दूरी पर जाके पानी भरना पड़ता है, जैसे राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में, तो ऐसे परिवार गरीबी क्षेत्र में आएंगे। तो सरकार ने इनको गरीबी से निकालने के लिए हर घर जल योजना शुरू की है, यानी हर घर में हम पाइप से जो है कि पानी पहुंचाएंगे, टंकी से पानी पहुंचाएंगे। जगह जगह आप देखोगे नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में पाइप डाली जा रही है जिसमें पानी की सप्लाई की जाएगी, तो यानी घर पे ही पानी की सुविधा दे दी गई। तो ये भी जो है कि सरकार का प्रयास हुआ। वहीं अगर घर में बिजली की सुविधा नहीं है तो डिस्कॉम योजना चलाई गई, उदय योजना चलाई गई। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, सोलर योजनाओं के माध्यम से घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं है रहने के लिए, तो भी जो है कि वो क्या है, व्यक्ति गरीबी रेखा में आएगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए भी पीएम आवास योजना जो ग्रामीण और शहरी स्तर पे होती है, इसमें सरकार प्रयास कर रही है और सरकारों ने बहुत सारे मकान जो है कि लोगों को दिए। ये टारगेट था कि 2022 तक हम सभी को आवास दे देंगे, लेकिन अब उसे बढ़ा के 2024 तक किया गया कि 2024 तक हम सभी व्यक्ति को आवास प्रदान कर देंगे। जिसके लिए क्या होता है, लगभग 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जिसमें एक शौचालय होता है, एक किचन होता है, 2 रूम होते हैं। ये जो है कि योजना चलाई जा रही है और सरकार ने इसका फायदा दिया, लोगों ने अपने पास घर बनाए, तो कहीं ना कहीं वो भी ग्रामीण गरीबी से बाहर निकले। आप देखोगे ये जितनी भी सुविधाएं चल रही है कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे ही देखने को मिल रही है, और इसीलिए ग्रामीण स्तर पे जो है कि ज्यादातर लोग गरीबी से बाहर हुए। फिर बात करेंगे कि परिवार के पास अगर निम्नलिखित में से एक भी संपत्ति नहीं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, तो मैं मानता हूं कि सरकार ने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम को जो है कि बढ़ाया है किसी भी तरीके से, रोजगार से, चाहे जैसे भी करके। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक मोबाइल है, एक मोटरसाइकिल तो है ही है, तो इसका भी जीवन स्तर सुधरा। वहीं परिवार के किसी भी सदस्य के पास अगर बैंक खाता है, डाकघर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, डीबीटी योजना देख लो। आईपीपीबी की बात करूं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पहले डाकखाने हुआ करते थे हर घर में, मतलब हर गांव में पिन कोड वाले, उनको बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया कि अगर बैंक नहीं भी जा पा रही है आपके पास, आपके गांव के क्षेत्र में अकाउंट मतलब बैंक ओपन करने, तो आप चाहे तो अपने जो
डाकखाने हैं, आप उसमें भी डाकखाने में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो और डीबीटी के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हो। पैसे को जो है कि मुफ्त में ले सकते हो, जैसे किसान संपदा योजना में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत सारे जो है कि योजनाएं चलाई जाती हैं, विधवाओं के लिए दी जाती है, वृद्धावस्था दी जाती है, छात्रों के लिए दी जाती है, सुमंगला योजना होती है। तो अलग अलग इन योजनाओं के माध्यम से लोगों के पास बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स आने लगी, तो बैंक अकाउंट भी ओपन हो गए। तो इस तरीके से सरकार ने लगातार प्रयास किया और तभी जाके हम इन गरीबी से बाहर निकाल पाए इन लोगों को। तो सरकार एफर्ट कर रही थी, यहां पर देखने को आपने समझ में आ गया। आगे वैश्विक स्तर पे अगर मैं बात करूं ग्लोबल एमपीआई की, तो 2010 में यूएनडीपी और ओफी ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल के द्वारा इसे शुरू किया गया। हालांकि वर्तमान में 110 देशों में से 6.5 अरब जो आबादी है, इसमें से लगभग 1.1 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में हैं और इन्हें बाहर निकालना है 2030 तक। इसीलिए हमारा एसडीजी जो लक्ष्य होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कहा जाता है कि जीरो गरीबी, नो पॉवर्टी, मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है, तो इसको पूरा करने का टारगेट अचीव किया जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। दूसरा टॉपिक भी अब यहां पर बात की जाएगी डीबीटी के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए यही सारे जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, यही आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज बनाती है और साथ में मेंस की भी यहां पर समझ आपकी विकसित हो जाती है। तो जब अगर आप व्यापक तरीके से पढ़ते हैं, उनके साथ योजनाओं को कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आपकी समझ विकसित होती है। अब ऐसा ही नहीं है कि बस केवल आपने पढ़ा कि हाँ आंकड़े जो है कि कम है या ज्यादा है और उस तरीके से आप पढ़ते चले जा रहे हो, तो ये चीजें नहीं, योजनाएं या उनके लिए डाटा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता ही है कि जब तक आप तथ्य पेश नहीं करोगे, प्रमाण पेश नहीं करोगे, तब तक वो आंसर को व्यापक मतलब प्रमाणिकता नहीं दी जाएगी। तो यहां पे आप देखोगे कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में जो टैक्स पेयर थे, करदाताओं के लगभग 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। अब टैक्स पेयर की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सरकार डीबीटी का जो उपयोग करती है और वंचितों को, गरीबों को, ग्रामीण लोगों को जो है कि उनका फायदा पहुंचाती है, तो वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का ही पैसा होता है। सरकार कोई अपनी जेब से नहीं लगाती है, ठीक है। सरकार क्या करती है, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, जो उनका टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स का समाज के कल्याणकारी कार्यों में लगाती है, वंचित वर्गों के उत्थान में लगाती है। तो उसी के माध्यम से आप कह सकते हो कि डीबीटी का प्रयोग करके, यानी गरीबों को सही तरीके से पैसा पहुंचा के सरकार ने टैक्स पेयर का लगभग 2.73 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। और डीबीटी से क्या फायदा हुआ, सबसे पहले कि बिचौलिए जो है कि समाप्त हो गए, बिचौलिए समाप्त हो गए। उद्देश्य क्या है कि लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त करना। इससे पहले क्या होता था, जो बिचौलिए होते थे वो जो है कि सारी समस्या क्रिएट करते थे। आपने सबसे ज्यादा सुना होगा मनरेगा में, मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, ध्यान से समझना, जो मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो जब दिन भर बेचारे काम करते हैं, 1 महीने का काम हो जाता है, जब उनकी सैलरी आनी होती है, यानी उनको जो पैसा मिलना होता है, तो इससे पहले क्या होता था कि जो प्रधान जी होते थे वो डायरेक्ट इनको कैश देते थे और पंचायत के जो प्रधान जी होते थे वो कैश देते थे। और ऐसे में क्या होता था, प्रधान हर एक व्यक्ति के ऊपर अगर 50 रुपए की भी छूट रख लेता है, उसको 50 रुपए कम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे कमा रहा है। देखिए भ्रष्टाचार तो 1 रुपए का भी होता है, चाहे 1 करोड़ का भी कर लो। अब मनरेगा में बेचारा दिन भर जो है कि धूप में मेहनत किया, महिला है, पुरुष है, अपने बच्चों के साथ कर रहा है जैसे तैसे, उसको 200 रुपए अगर मजदूरी दी जा रही है एक दिन की, और प्रधान जी उसे क्या कर रहे हैं, 150 रुपए दे रहे हैं, तो 50 रुपए उन्होंने हर एक व्यक्ति से जो है कि छीन लिए। क्यों? क्योंकि वो बिचौलिए का काम कर रहे थे। सरकार ने तो दिए 200 रुपए के हिसाब से, और उन्होंने दिखा भी दिए कि हमने 200 रुपए दिए हैं। गरीब व्यक्ति कहां जाएगा सरकार के पास क्लेम करने। और इन्हीं सब समस्याओं को निजात पाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने कह दिया कि अब हम मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके खाते में ही डायरेक्ट पैसा डालेंगे। खाते के लिए उनके पास जो है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि हम उनके खाते में पैसा डाल सकेंगे, बिचौलियों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रधान जी की कमाई खत्म हो गई और उस मजदूर को जो 200 रुपए मिलने चाहिए थे, जो 150 ही मिल पा रहे थे, अब उसे 200 रुपए मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं बिचौलियों को समाप्त किया गया और पारदर्शिता लाई गई। तो बहुत अच्छा ये काम रहा। अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो 2013 में चुनिंदा जिलों में जो है कि शुरू किया गया था, लेकिन 2014 से ये पूरे देश में लागू हो गया। डीबीटी मिशन की बात करें तो मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्वय लोक शिकायत विभाग के अधीन रखा गया है और डीबीटी योजनाओं में आधार को अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि आधार एक विशिष्ट पहचान देता है व्यक्ति को, तो लाभार्थी को लक्षित करने के लिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है और इसीलिए कहता है कि लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित की जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो, लेकिन आधार कंपलसरी नहीं है कि आधार के बिना आपको फायदा नहीं मिलेगा डीबीटी का, ऐसा कुछ नहीं है। डीबीटी का फायदा अगर सरकार दे रही है तो सबको मिलेगा, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर
अगर आधार है तो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। अब यहाँ पे डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक, भाई डीबीटी का प्रयोग जैसे सरकार ने किया तो कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे ग्रामीणों तक हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करें, तो जैम का प्रयोग किया। जैम खाने वाला नहीं, बल्कि जे का मतलब हो गया आपका जनधन अकाउंट, ए का मतलब हो गया आधार और एम का मतलब हो गया मोबाइल, तो जैम ट्रिनिटी। अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल तो है ही, मान के चलो चाहे एंड्रॉइड नहीं है, आईफोन नहीं है, तो नॉर्मल बटन वाला तो है। उससे क्या होता है कि जो आधार कार्ड को लिंक किया जाता है या जो भी पेमेंट की जाती है तो उसका मैसेज आता है, ओटीपी आता है। ये दो चीजों के लिए ही रखा जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल जो बटन वाले होते हैं, जो कीबोर्ड वाले होते हैं पहले जो चलते थे, उसमें भी मैसेज आ जाता है, ओटीपी भी आ जाता है। तो जनधन अकाउंट में मतलब खाते खुलवाए गए 2014 से फ्री में, जीरो अमाउंट पे, जिसको आधार कार्ड से कनेक्ट किया गया और जिसको मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया गया, जिससे पूरा का पूरा जो है कि पैसा डायरेक्ट उस लाभार्थी खाते में जा रहा है और लीकेज की जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त हो गई और नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण किया गया। अब नकदी रहित का मतलब हो गया कि जो पहले प्रधान जी अपनी जेब में से पैसा निकाल कर 150 रुपए देते थे मजदूर को, अब वो नगद पैसा नहीं दे रहे हैं, सीधे खाते में जा रहा है मजदूर के और 200 रुपए पूरे मिल रहे हैं पूरे समयबद्ध तरीके से। तो ये सब बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल रही और इसके लिए सरकार ने भुगतान बैंक भी चलाए, जैसे दूर दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिली। अब जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक है वो अपना प्रॉफिट देख के तो किसी गांव में अपनी शाखा खोलेगी, भाई वहां पे शाखा खोलेगी, उसका किराया देगी, बिजली भुगतान करेगी, लाइट वगैरह, कर्मचारियों को सारे पैसे देने पड़ेंगे, है ना। सरकार तो बैंक खोलती नहीं है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से परमिशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी शाखाओं को खोलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं ना है हर बैंक के लिए कि भाई वो ऐसे गांव में चले जाए जहां पे 2 ही लोग बस खाता खुलवाने वाले हो। तो सरकार ने सोचा कि पहले के अंग्रेजों के जमाने में एक सुविधा चलती थी, डाक व्यवस्था, जो आज भी चलती है, पोस्टमैन वाली व्यवस्था। तो लगभग हर गांव में डाकघर है, हर गांव का एक पिन कोड भी है, ठीक है। तो क्यों ना अगर हम डाकघर को ही बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दें तो ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और इसीलिए आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस थे उन्हीं को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और हर ग्रामीण व्यक्ति ने क्या किया, वहां पे जाके अपने खाते खुलवा लिए डाकघर में और वहां पे डीबीटी की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। इस तरीके से ऑनलाइन में अगर आप देखो तो पेटीएम बैंक हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, ये सभी जो है कि इसका प्रयोग करने लगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास से लोगों में जो है कि डीबीटी के जो लक्षित थे पैसे लाभार्थी तक सही तरीके से पहुंच रहे थे। तो क्लियर हो गया डीबीटी का मुद्दा क्या क्या था, ये चीजें समझ में आ गई। अब चलते हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे स्वयं सहायता समूह, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वयं सहायता समूह के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई है घोषणा लखपति दीदी, इसमें 2 करोड़ महिलाओं को जो है कि कौशल प्रशिक्षण करके ये टारगेट रखा गया कि प्रत्येक महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, जो ग्रामीण स्तर पे, उनकी कम से कम इतना स्किल ओरिएंटेड हो जाए, इतना स्किल डेवलप हो जाए कि वो एक वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाए, एक वर्ष में 1 लाख रुपए कमा पाए। तो अगर देखा जाए तो कम से कम 9 से 10 हजार रुपए वो जो है कि एवरेज एक महीने तो कमा ही ले, जिससे वो 1 लाख रुपए तक पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं इनके उत्थान के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाए। अब लखपति योजना के बारे में पहले हम समझते हैं। तो 2023 में इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। जब भाई ग्रामीण स्तर में सुधार करना है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाया जाए। और 1 लाख रुपए कमाने का मतलब है एवरेज जो है कि 9 से 10 हजार रुपए उनका एक महीने की इनकम होनी चाहिए। और दूसरा, महिलाओं के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को भी डेवलप किया जा रहा है। देखा जाए तो वर्तमान भाजपा सरकार ने महिला के ओरिएंटेड यानी कि फीमेल सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड फीमेल ओरिएंटेशन को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। चाहे वो लखपति दीदी देख लो, ड्रोन दीदी योजना देख लो, या फिर आप देखोगे महिलाओं को अब आरक्षण दिया जा रहा है 33%। बहुत सारे नए नए ऐसे प्रावधान चलाए गए जिसमें यह माना जा रहा है कि महिलाएं भी अपने देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और निर्णय निर्माण में भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभा सकती है। जो महिला एक घर चला सकती है, पूरी व्यवस्था को मैनेजमेंट कर सकती है, कि मतलब आपकी इनकम भले 10 हजार रुपए लेकिन महीने के अंत में भी 2 हजार रुपए बचा के रख लेती हैं, तो वो महिला देश भी चला सकती है बहुत अच्छी तरीके से, जिसके बहुत सारे उदाहरण है। यूपीएससी में लगातार पिछले 5-6 सालों में देखो टॉप 10 में 3 से 4 महिलाएं रैंक हासिल कर रही है, चाहे वो इशिता किशोर हो या कृति सिंह हो। ऐसे आप देखो कि बहुत सारे, सृष्टि देशमुख है। तो कहीं ना कहीं इनकी क्षमता पर अब किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, इनकी योग्यता बहुत ही अधिक है। तो सरकार भी इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करी। तो इसकी शुरुआत ग्रामीण स्तर पर की गई और यह भी कहा गया कि आप कैसे 1 लाख रुपए कमाओगी। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे, जैसे कि आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हो, एलईडी बल्ब बना सकते हो, ड्रोन के संचालन में उनकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए। प्लम्बिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बर का भाई आपके घर में आए,
नल वगैरह कोई खराब है, टोटी खराब है, टंकी फिटिंग कर दी, ये सब चीजें। तो ये ट्रेनिंग भी अगर महिलाओं को दी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी प्लम्बिंग का काम कर सकती हैं, एलईडी बल्ब बनाने का काम कर सकती हैं, ड्रोन को कैसे चलाना है इसके बारे में भी। तो ये सारी चीजें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करें तो ये एक गांव पे आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति है। अनौपचारिक, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती, बल्कि ये आपस में एकजुटता के साथ चलाई जाती है, जिसमें 10 से 20 स्थानीय महिलाएं मिलकर चलाती है। और इसलिए इसकी प्रकृति स्वैच्छिक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि हर महिलाओं को करना, कंपलसरी नहीं है। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत हैं, जिसमें 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी सदस्य महिलाएं हैं। ठीक है। और जैसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मेंस के हिसाब से आप लिख सकते हो, मेंस को ध्यान में रखते हुए कि आपको अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखना हो तो कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे केरल का कुदुम्बश्री बहुत फेमस है, बिहार में जीविका बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लुम्स, ये कुछ ऐसे जो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, बहुत ही प्रमुख स्तर पर माने जाते हैं। तो आप इन्हें मेंस के नजरिए से भी लिख सकते हो। और अगर इनके महत्व की बात करें कि क्या क्या इनका महत्व हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो महत्व की बात करें, पहली चीज वित्तीय समावेशन को वृद्धि देता है। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 10 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वित्तीय स्तर पर उनकी आर्थिक समस्या का समाधान हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 84% महिलाओं के नेतृत्व में चल रहा है, यानी उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनके निर्णय पे किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। वहीं वित्तीय साक्षरता के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, गरीबी भी दूर हो रही है उससे। जो महिला गांव में घरों में पर्दे के अंदर रहती थी, केवल रोटी बनाती थी, चूल्हा चौके का काम करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, अब वो महिला अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से कुछ पैसे भी कमा पा रही है। इट मीन्स की गरीबी भी अपने परिवार की दूर कर रही है, और आय और बचत में क्रमशः 19% और 28% की उसकी वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये भी आप देख सकते हो, इसके ये महत्व है, बेनिफिट्स हैं। सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं रह रही है, सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण पहल चालू की। जैसे 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया, 2016 में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया, 2011 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू किया गया, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, 2019 में वुमनिया पहल। वुमनिया कहाँ से निकला कॉन्सेप्ट? विमेन से, यानी कि महिलाओं को, जो महिलावादी होती है, जो नारीवादी सोच होती है, उन्हीं को वुमनिया कहा जाता है। एक गाना भी इस पे वुमनिया करके। और आगे 2023 में आप देखोगे, लेटेस्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई। अभी इसी बजट में अनाउंस किया गया था। तो 2023-24 के बजट में कहा गया कि 2025-26 तक हम 15,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका चयन करेंगे, और उसमें जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही हैं उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, उड़ाने की, उसकी रिपेयरिंग करने की, ताकि वो कृषि की मदद कर सके। कृषि की कैसे? अब किसी किसान के पास कोई इतनी क्षमता नहीं है कि वो मजदूरों को लगा के अपने खेतों में जो है कि खाद का छिड़काव करा सके, तो वो क्या कर सकता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं ड्रोन को उड़ाना जानती हैं, ट्रेनिंग मिल चुकी उन्हें, वो ड्रोन की परिपक्व हो चुकी ड्रोन उड़ाने में, तो उनकी मदद से क्या कर सकते हैं? वो खाद को छिड़का सकते हैं, खाद को भी छिड़कवा सकते हैं। आप देखते हो कि बारात वगैरह पार्टी में क्या होता है, शादी होती में रिकॉर्डिंग होती है ना, ड्रोन के माध्यम से, कैमरे लगे होते हैं। तो भाई उसी ड्रोन से थोड़े से बड़े ड्रोन होंगे जिसमें खाद का भी छिड़काव किया जा सकता है। किसान उनसे जो है कि किराए पे जो है कि सुविधा ले सकते हैं, पैसे दे सकते हैं बदले में। तो ये एक अच्छी योजना शुरू की गई है। और अगर हम इसी से संबंधित एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को अगर हम देखें, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम को 2013-14 से नवंबर 2023 तक के रिकॉर्ड में बताया कि 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है। यानी इतने समय तक, लगभग 10 साल में इतने लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका। हालांकि अगर हम बात करें SHGBL की, तो ये बचत आधारित एक सूक्ष्म वित्त का मॉडल है जिसे नाबार्ड ने 1992 में शुरू किया था, और बैंकों को स्वयं सहायता समूह के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने और बचत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटक हैं जो यहाँ पे हैं, जो आप इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, कुछ खास तो था नहीं है। और इसके चरणों की बात करें, जब 1992 शुरू होता है तो पहला चरण 90 से 2005, फिर 2006 से 12, और तीसरा चरण 2012 से अब तक रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने इन सारे टॉपिक्स को देखा। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी पे, यानी कि फिस्कल पॉलिसी पे, जिसमें हम स्टेट का फाइनेंस पढ़ेंगे। पहले राज्य वित्त को बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट फाइनेंस की बात करेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, यानी RBI ने क्या किया है, अभी हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 के बजट का अध्ययन किया है और इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसकी थीम क्या है कि भारतीय राज्यों में राजस्व डायनेमिक्स और राजकोषीय क्षमता, यानी कि जो भारतीय राज्य हैं उनकी राजस्व क्षमता कैसी है और राजकोषीय क्षमता कैसी है, और उनमें कैसा परिवर्तन आ रहा है, गतिशीलता कैसी हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में कि 2023-24 में
पूंजीगत परिव्यय में 42.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि जीडीपी के 2.9% के बराबर होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पूंजीगत परिव्यय, इन दोनों में डिफरेंस, हालांकि ये भी चीजें नोट्स में बहुत क्लियर आउट आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स के नोट्स में जो मेंस ओरिएंटेड है। तो देखिए दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, राजस्व व्यय की अगर हम बात करें तो सरकार जितना अधिक व्यय करती है उसे घाटे में भी इंक्लूड किया जाता है कि भाई आपके पास जितना आपने व्यय कर दिया, मान लेते हैं कि अगर हमने 20 रुपए व्यय किया है जनता के ऊपर, तो जनता से हमें मिला कितना टैक्स के रूप में, मान लो कि 15 रुपए मिला तो 5 रुपए का घाटा हो गया, या 18 रुपए मिला तो 2 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन जो पूंजीगत परिव्यय होता है, ये अगर आप 20 रुपए भी पे कर रहे हो, 20 रुपए भी खर्च कर रहे हो और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये घाटे में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पूंजीगत परिव्यय होता है इसका इनपुट तो तुरंत होता है, लेकिन आउटपुट एक लंबे समय तक इसका मिलता है। जैसे इसमें आप किसी यूनिवर्सिटी को बना सकते हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल को निर्माण कर सकते हो, किसी एम्स को बना सकते हो, आईआईटी इंस्टीट्यूट बना सकते हो, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेंटर बना सकते हो। क्योंकि ये चीजें क्या है कि आज अगर आप तैयार कर रहे हो एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर हो सकता है आपने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे जो है कि कितना बड़ा जो है कि मानव संसाधन तैयार होंगे, या इस हॉस्पिटल में जो है कि कितने लोगों का इलाज हो जाएगा जिससे स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं पूंजीगत परिव्यय को जो है कि अच्छा माना जाता है, और इसमें जितनी अधिक वृद्धि होगी वही उस राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। हालांकि बहुत सारे राज्य क्या करते हैं, पूंजीगत परिव्यय खर्च करने में कटौती करते हैं। तो यही रिपोर्ट कहती है कि 42.6% की वृद्धि देखी गई है, जो कि जीडीपी के 2.9% के बराबर है। अगर हम बात करें ऋण और जीडीपी अनुपात, मार्च 2023 के अंत तक कम होकर 27.5 रह गया था, जो कि मार्च 2021 में 31% था। तो कहीं ना कहीं ऋण और जीडीपी में ये अनुपात की जो कमी है ये भी बेहतर मानी जा रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि जीडीपी की तुलना में जो राज्यों का, जैसे केंद्र की जो जीडीपी है उसकी तुलना में राज्यों की जो जीडीपी है इसके अनुपात में गिरावट आई है। 2021 में 4.51% से घट के 21-22 में 2.8% हो गई है, यानी कि राजस्व के व्यय में कमी आ रही है और राजस्व संग्रह में वृद्धि हो रही है। भाई इस गिरावट को ये देखा ही जाता है कि आपके राजस्व व्यय में कितनी कमी आ रही है और आपका टैक्स का कलेक्शन कितना हो रहा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है टैक्स बॉयंसी। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि कर के संग्रह में उछाल देखने को मिल रहा है। कैसे? देखिए, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो और उस अनुपात में कर संग्रह में भी वृद्धि हो रही हो, तो इसी को हम टैक्स बॉयंसी कहते हैं। यानी आपकी अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है नेशनल इनकम में, तो कहीं ना कहीं उसका इनकम जो वृद्धि है वो टैक्स कलेक्शन से वृद्धि होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है भाई, आप देखोगे कि मैक्सिमम जनसंख्या है तो मैक्सिमम जीएसटी का पे होगा कि नहीं? जीएसटी हर एक वस्तु पर लगती है, हर एक सेवा पर भी लगती है। अगर हर एक व्यक्ति कोई भी 1 रुपए की भी चीज खरीद रहा है तो उस पर भी तो जीएसटी है, 1 लाख रुपए की चीज खरीद रहा है तो उस पर भी जीएसटी है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी जनसंख्या हमारे देश में है वो सारे के सारे जीएसटी का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे लोग जीएसटी जो है कि पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हो कि जीएसटी के माध्यम से राज्यों में टैक्स बॉयंसी हो गई। इट मीन्स की कलेक्शन अधिक हो रहा है, टैक्सों का जो है कि राज्यों का जो कर संग्रह है वो अधिक हो रहा है, जिससे नेशनल इनकम में भी वृद्धि देखने को मिली। हालांकि इसके बारे में एनके सिंह की एक समिति थी जिन्होंने कहा था केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात 2023 तक कम करके 60% करना है, जिसमें केंद्र को 40% और राज्यों को 20% तक कम करना है। यानी जितना आपने ऋण लिया है उसकी अपेक्षा आपकी जीडीपी अधिक होनी चाहिए, ऋण कम होना चाहिए। और इसमें एस्केप जो क्लॉज होता है इसकी भी छूट दी गई। एस्केप क्लॉज क्या होता है कि जब किसी समय आपके पास विपत्ति हो, आपदा हो, तो ऐसे में आप अगर किसी पैसे को अधिक खर्च कर रहे हो राजस्व व्यय के रूप में, तो उसे घाटे के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जाए। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई, युद्ध हो गया, आपदा हो गया, ऐसी स्थिति में आपका राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा संबंधी छूट दी जाती है कि आप अगर ज्यादा खर्च कर भी रहे हो तो मजबूरी में कर रहे हो। जैसे कोविड-19 में व्यय जो है कि बहुत अधिक किया गया सरकार के द्वारा, सबको वैक्सीनेशन फ्री किया गया, यानी जो टीके की लागत थी वो तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ने तो अपने पैसे लिए ना, फ्री में तो दिए नहीं। ठीक है, आधार पूनावाला ने जो है कि, तो भाई वो पैसे सरकार ने पेड किए, लोगों के पास पैसे नहीं थे वैक्सीन खरीदने के लिए, तो सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन करा दिया, तो उसमें बहुत सारा ज्यादा जो है कि व्यय हुआ। प्लस सरकार ने जो है कि हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था, दवाइयां, सब कुछ फ्री कर दिया लोगों के लिए, साथ में खाने पीने की सारी सुविधा जो है कि फ्री की, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसका पेमेंट तो कर रही होगी। तो ऐसे में राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ गया, और इस अवस्था में हम छूट दे सकते हैं, इसी को हम एस्केप क्लॉज कहेंगे। यानी सरकार जो है कि मजबूरी में ऐसी छूट दे रही है या ऐसे खर्च कर रही है। तो भाई ये जरूरत तो थी कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत, तो इसलिए एस्केप क्लॉज इसे ही कहा जाता है। समझ आ गया? आगे देखते हैं, यहां पे स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि राज्यों का जो पूंजीगत परिव्यय होता है, इसी के बारे में आपको बता रहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग है उसके अंतर्गत उसने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में लगभग 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अर्थात पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को एक विशेष सहायता 2023-24 जो है की योजना के तहत की गई है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने एक योजना भी शुरू की है कि भाई पूंजीगत अगर आप निवेश कर रहे हो तो इसके लिए हम 2023-24 में इन योजना के अंतर्गत आपको 56,415 करोड़ रुपए का निवेश दे रहे हैं 16 राज्यों में। अब अगर हम बात करें इस योजना की शुरुआत पहली बार वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में शुरू की थी कोविड-19 के दौरान। आपको याद होगा एक आत्मनिर्भर भारत योजना जो है कि शुरू की गई थी 2020 में, कोविड की जब महामारी आई थी तो मई जून के आसपास जो है कि आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई थी। और उसमें क्या था आत्मनिर्भर भारत के रूप में कि भारत को इस विपरीत परिस्थिति में लोगों को जो है कि सक्षम बनाना था, ताकि लोग जो है कि इस समस्या में भी डट के सामना कर सके। लोगों के पास पैसे की जो समस्या, खाद्यान्न सामग्री की समस्या है, रेहड़ी पटरी वालों के पास जो पैसे की समस्या हो रही थी क्योंकि उनका रोजी रोटी उससे चलती थी। जब सारा का सारा कर्फ्यू लगा रखा था, सारे लोगों को घर के अंदर रहना था, मास्क लगा के रहना था, तो रेहड़ी पटरी वालों का जीवन यापन कैसे होता। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह व्यवस्था की गई थी, सहायता दी गई थी राज्यों को, और राज्य जो है कि जमीनी स्तर पर लोगों को सहायता प्रदान कर रहा था। और यही वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में शुरू की, जिसमें कहा गया कि राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें क्या मैंने बताया कि इनपुट तो तुरंत होगा, लेकिन आउटपुट जो है कि लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बढ़िया सुविधाओं को जो है कि डेवलप करना। और इसका उद्देश्य था कि पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को प्राप्त करना, और राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत 50 वर्ष के लिए ऋण दिया जा सकता, वो भी ब्याज मुक्त। ये विशेष सहायता के तौर पे कि कोई राज्य अगर चाहे तो 50 वर्ष तक जो है कि ऋण ले सकता है, कि भाई उसे मान लो कि 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए किसी राज्य को, केंद्र सरकार ने दे भी दिए और कह दिया कि तुम रिटर्न करना आराम से 50 साल तक, और इस पे हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, मतलब इस पे कोई हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। ठीक है, ब्याज नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बस आप हमारा जो मूलधन है वही हमें रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि आप इस पैसे का प्रयोग ही कर रहे हो कहीं ना कहीं पूंजीगत परिव्यय के रूप में लोगों को सहायता देने के लिए। तो भाई लोगों का कल्याण सबसे अधिक है, हम राज्य से इस बार ब्याज नहीं लेंगे। तो इसे 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में शुरू किया गया। और अगर हम बात करें, इसमें कई सारे भाग आते हैं, लेकिन भाग 1 में राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई, क्योंकि आपके 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि 42% जो है कि हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए प्रत्येक राज्य के हिसाब से, तो 42% हिस्सा भी दिया गया। अगर हम राज्यों द्वारा पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो राज्यों ने 2022 में 29% की वृद्धि की, जो कि 2023 में सामान्य वृद्धि रही या सपाट रही, क्योंकि 2022 में कोविड के दौरान लोगों को कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अपने पैरों पे खड़ा करना था। जो अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी उसको जो है कि दोबारा खड़ा करना था, लोगों के साथ साथ राष्ट्र को भी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। तो ऐसे में अधिक से अधिक पूंजीगत परिव्यय किए गए, तो राज्यों ने 29% तक किया। फिर 2023 में जब कोविड खत्म हो गया, लोग फिर से जो है कि रोजगार करने लगे, जॉब करने लगे और अपनी दुकान डलिया करने लगे, तो सरकार ने जो है कि कम कर दिया खर्च। 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद भी सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सब्सिडी में जैसे खाद्य सब्सिडी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, फिर उर्वरक सब्सिडी होगी, पेट्रोलियम सब्सिडी होगी। ये जो कुछ प्रमुख सब्सिडियां हैं ये तो राज्य पहले भी दे रहा था और अभी भी दे रहा है। भाई खाद्य सब्सिडी में आप देखोगे जो पीडीएस की व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल मिल जा रहा है, अनाज गेहूं मिल रहा है, चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, दाल मिल रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो है कि सरकार दे रही है, पहले भी दे रही थी। क्या आज वाकई में 2 रुपए किलो चावल कहीं मिलेगा? घटिया से घटिया किस्म का भी आप चावल लोगे तो कम से कम 20 रुपए किलो मिलेगा, घटिया से घटिया। अच्छी क्वालिटी की तो बात ही नहीं, हजारों रुपए तक मिल जाते हैं। एक ऑन एन एवरेज एक परिवार जो है कि 50 रुपए 40 रुपए किलो वाला चावल खाता है, जो एक ऑन एन एवरेज प्राइस होता है और खाने में अच्छा भी लगता है। सोचो ऐसे चावल के रूप में आपको 2 रुपए किलो चावल दे रही है सरकार, तो सब्सिडी तो दे रही है। गेहूं आज कहां मिल रहा है आपको 20 रुपए से कम? भाई 20 रुपए किलो से कम गेहूं नहीं मिल रहा है, क्योंकि आटा ही 24-25 रुपए किलो हो चुका है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आप देखोगे कि पूंजीगत व्यय में तो कमी आ गई, लेकिन फिर भी सब्सिडी पे खर्च बढ़ रहा है। और कैपेक्स को भी पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पुल, बांध, रेल लाइन, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में जो व्यय किया जा रहा है, इसको हम कैपेक्स भी कहते हैं। तो ये भी पूंजीगत व्यय हो गया। वहीं अभी एक रिपोर्ट भी आई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसने कहा कि 25 राज्यों ने लगभग 2023 में समग्र रूप से पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य में 76% हासिल कर लिया। जैसे मान लो कि हमने कहा केंद्र सरकार ने कि भाई हम आपको 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसी एक राज्य को, उत्तर प्रदेश को हमने 100 करोड़ रुपए दिए कि आप पूंजीगत परिव्यय आपको करना है, पूंजीगत तरीके से व्यय करना है, जिसमें आप सड़क बनवा सकते हो, बांध बनवा सकते हो, अस्पताल बनवा सकते हो, यूनिवर्सिटी बनवा सकते हो, रेलवे लाइन सही कर सकते हो, ट्रैफिक व्यवस्था सही कर सकते हो, ये सारी चीजें।
अब पता चला सरकार इसके प्रति इच्छुक ही नहीं है, केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए। तो जनता को तो समस्या हो रही है ना, लेकिन सरकार एक्टिव हो रही है, प्रोएक्टिव होकर उसने लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो जनता के लिए सहूलियत हुई कि नहीं, सुविधाएं बढ़ गई। यानी राज्यों ने जो है कि 25 राज्यों ने अपने 76% हासिल कर लिए लक्ष्य। इट मीन्स कि अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पूंजीगत परिव्यय जितना अच्छा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही जनता के लिए सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और यह भी बताया गया कि जीडीपी के अनुपात 2021-22 में 2.3% था, जो 22-23 में 2.9% होने की उम्मीद है। तो जितना ये जीडीपी के रेशियो परिव्यय, जो पूंजीगत परिव्यय अधिक होगा, उतना ही बेहतर व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। और पूंजीगत परिव्यय को प्रोत्साहित करने के लिए और सरकारें क्या काम कर रही हैं, जैसे जो निधि है उनको, जो फंड है उनको शीघ्र जारी किया जा रहा है। यानी कर हस्तांतरण की किस्तें भी शुरुआत में ही जारी कर दी जा रही, जो राज्यों का हिस्सा होता है कर में आवंटन, वो तुरंत ही जारी कर दिया जा रहा है। वहीं 2023 से संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋणों को विनियमित भी किया जा रहा है। और एक दूसरी योजना चलाई गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जो कि 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पूंजीगत परिव्यय किया जा रहा था राज्यों के द्वारा, जो प्राइवेट सेक्टर को, कंपनी को दिया जा रहा था। तो इस तरीके से आप देखो कि पूंजीगत परिव्यय जो है कि काफी अच्छा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इस योजना के अंतर्गत और भी पार्ट है, जैसे भाग 1 तो मैंने बता दिया, भाग 2 में क्या, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग करना, भाग 3 में क्या, नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार, भाग 4 में शहरी स्थानीय निकाय वित्त पोषण की सुविधाएं, भाग 5 में पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों के लिए आवास की सुविधा, फिर भाग 6 में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण, भाग 7 बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना तैयार करो, ताकि लाइब्रेरी वगैरह रहनी चाहिए। आगे भाग 8 में देखोगे तो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों के लिए समय पर धनराशि जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने में आई होंगी। तो यहां तक आप चीजों को समझ पाए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैंने कल ही आपको पॉलिटी पीटी 365 की अंडरलाइन हाईलाइटेड पीडीएफ दे दी है। और ये भी मैं, जब आपका 4th लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पर मैं इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करा दूंगा। और कल हम लोग शुरू करेंगे सार्वजनिक ऋण, यानी कि पब्लिक डेट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।